आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान में अम्ल के रासायनिक गुण में दूसरा गुण, इसके पहले वाले वीडियो के लेक्चर में हमने पहले गुण के बारे में जाना था, यानी कि जब अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करता था तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता था, यानी क्या क्या उत्पाद बनता था। अब बच्चों देखिए, वहीं अम्ल जब धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करेगा तो कौन सा उत्पाद बनेगा। देखिए बच्चों, धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया, तो अम्ल जब धात्विक ऑक्साइड से अपक्रिया करेगा तो पहले हम ये जान लें कि बच्चों की धात्विक ऑक्साइड होते क्या हैं। अभी तक हमने देखा था कि धात जो होते थे, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते थे उसको धात कहते थे। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम हमारे पास है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Mg2 चार्ज के रूप में आ जाता है, तो ये हमारा क्या है, धातु। अब धात्विक ऑक्साइड किसको बोलेंगे, जब बच्चों धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके कंपाउंड बनाएगा तो वही हमारा जो है कंपाउंड जो है क्या आपका बन जाएगा धात्विक ऑक्साइड। यानी हम कह सकते हैं बच्चों, धातु और ऑक्सीजन की अपक्रिया से बना हुआ उत्पाद ही क्या है, धात्विक ऑक्साइड है। तो देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए हम यहाँ एक धातु ले रहे हैं मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पर कितना 2 निगेटिव चार्ज होता है। तो ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज है, जब भी ये दोनों आपस में अपक्रिया करेंगे तो अगर चार्जों का ट्रांसफ़र करेंगे बच्चों तो Mg2 और फिर ऑक्सीजन 2, लेकिन जब इसका बच्चों सरल अनुपात मिलाएंगे इनको हम तो बन जाएगा MgO, तो यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। क्योंकि ये धातु है इसलिए ये क्या बन गया, धात्विक ऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई धातु ऑक्सीजन से अपक्रिया करके उत्पाद बनाता है तो उसको हम धात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ बच्चों आप यहाँ ये भी जानिए कि जो चार्जों की संख्या लिखी जाती है, देखिए कभी हम इस तरीके से, जैसे इस पे 2 चार्ज है तो हम +2 चार्ज नहीं लिखेंगे, पहले हम संख्या लिखेंगे तब चार्ज लिखेंगे, जैसा भी होगा निगेटिव पॉजिटिव। अब जैसे मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, पहले 2 संख्या लिखेंगे फिर यहाँ चार्ज लिखते हैं। तो इसी तरह निगेटिव में भी है, जैसे देखिए ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज है तो पहले 2 लिखे फिर निगेटिव चार्ज लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, हम कैल्शियम ऑक्साइड लिए हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया करता है तो यहाँ बच्चों कहा गया है कि अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया करके लवण तथा जल देते हैं। यानी बच्चों जब भी कोई अम्ल चाहे हमारा यहाँ पर सांद्र हो चाहे तन हो, कोई भी अम्ल अगर धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो हमेशा लवण और जल बनेगा, यानी कि ये 2 उत्पाद बनेंगे, हमेशा बनेंगे। और बच्चों यहाँ एक शब्द आया है लवण, तो लवण होते क्या हैं बच्चों, पहले उसको आप जान लीजिए। लवण बच्चों हमेशा धनायन और ऋणायन से बनते हैं, यानी कि धनायन और ऋणायन के संयोग से लवण का निर्माण होता है। अब यहाँ आपको बच्चों ये समझना है कि धनायन में ना तो हाइड्रोजन आयन होगा और ऋणायन में ना तो हाइड्रोक्सिल आयन होगा, यानी कि ये 2 आयन इसमें नहीं होंगे। इनके अलावा अगर धनायन और ऋणायन है, उनके संयोग से जो भी उत्पाद बनेगा, जो भी कंपाउंड बनेगा बच्चों, वही हमारा क्या होगा, लवण होगा। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ एक सोडियम आयन ले रहे हैं। अब देखिए बच्चों, धनायन में हाइड्रोजन आयन नहीं है, उसके अलावा है ये। और अगर मान लीजिए कोई ऋणायन ले लेते हैं, मान लीजिए क्लोरीन आयन ऋणायन के रूप में ले लेते हैं, तो यहाँ देखिए ऋणायन में ये हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है। तो अब इसका मतलब कि जब धनायन में हाइड्रोजन आयन नहीं सम्मिलित हो रहा है और ऋणायन में हाइड्रोक्सिल आयन नहीं सम्मिलित हो रहा है, तो इसका मतलब कि इनके संयोग से जो भी कंपाउंड बनेगा वो हमारा क्या होगा, लवण होगा। चार्ज ट्रांसफ़र करके लिखेंगे तो NaCl बनेगा, तो ये हमारा क्या बन गया, लवण बन गया। इसी तरह बच्चों आप समझ सकते हैं, जैसे कैल्शियम और मान लीजिए क्लोरीन संयोग करते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम CaCl2 बन जाएगा। तो यहाँ देखिए धनायन में हाइड्रोजन के अलावा है, ऋणायन में हाइड्रोक्सिल
आयन के अलावा है, इसलिए इनके संयोग से जो भी यहाँ उत्पाद बनेगा, कंपाउंड बनेगा बच्चों, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि लवण होते क्या हैं। अभी आगे चलकर लवण के प्रकार पढ़ेंगे कि लवण कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी यहाँ आप ये जानिए कि लवण क्या है। तो इसके बाद देखिए बच्चों, अगर हम धात्विक ऑक्साइड, कहा गया कि धात्विक ऑक्साइड क्या है, अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो अब यहाँ देखिए हम एक धात्विक ऑक्साइड ले रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया करेगा तो पहली बात कहा गया कि ये लवण और जल बनाते हैं। तो सीधा सीधा पहले ये आप लिख लीजिए कि जल बनता है, और जल का अणुसूत्र क्या है, H2O है। अब देखिए कौन लवण बनेगा यहाँ पर, इसकी सहायता से जो यहाँ आयन है उसकी सहायता से देखेंगे कौन सा लवण बने। तो देखिए बच्चों, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन अपक्रिया करके जल का निर्माण कर लिया, और बाकी यहाँ जो बच रहा है कैल्शियम और क्लोरीन। तो कैल्शियम और क्लोरीन संयोग करके क्या बनाएंगे, देखिए कैल्शियम पर 2 पाई 2 चार्ज होता है, क्योंकि बच्चों ये देखिए जो कंपाउंड होते हैं ये चार्ज की सहायता से बनते हैं। इसका मतलब जब ये टूटेंगे तो ये आयन के रूप में आएंगे। तो कैल्शियम जब ऑक्सीजन को अलग करेगा तो इसका मतलब कि इस पर जितना चार्ज होता है वो अलग हो जाएगा। कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्लोरीन पर जब इससे हाइड्रोजन से अलग होगा तो 1 निगेटिव चार्ज। तो ये जब आपस में बच्चों संयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ हो जाएगा हमारा CaCl2। तो कहने का मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड लवण और जल का निर्माण यहाँ होगा। अब इसके बाद देखिए बच्चों, जब उत्पाद बन जाएंगे तो आप समीकरण को संतुलित करेंगे। समीकरण संतुलित करने का मतलब यह है कि बच्चों की दोनों तरफ बाएं और दाएं तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है तो यहाँ 2 करना है, तो हम गुणा करके यहाँ 2 से गुणा करके हाइड्रोजन की संख्या को बराबर कर लें। तो यहाँ देखिए 2 से गुणा करके हमने हाइड्रोजन की संख्या को बराबर कर लिया। अब इसके बाद देखिए क्लोरीन की संख्या इधर 2 है तो इधर भी 2 हो गई। कैल्शियम की संख्या बच्चों 1 है, देखिए यहाँ कैल्शियम की संख्या 1 हो गई। ऑक्सीजन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या हो गई। हमारा समीकरण संतुलित हो गया। उसी तरह बच्चों देखिए दूसरे नंबर पर बताया जा रहा है कि जब जिंक ऑक्साइड, यानी कि ये भी देखिए धात्विक ऑक्साइड है क्योंकि जिंक क्या है, धातु होता है। जब जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करेगा, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करेगा तो बच्चों यहाँ फिर जब देख रहे हैं कि धात्विक ऑक्साइड है और अम्ल है, तो हमने कहा है कि जब भी धात्विक ऑक्साइड और अम्ल अपक्रिया करेंगे लवण और जल का निर्माण होगा। तो देखिए धात्विक ऑक्साइड हो गया जिंक ऑक्साइड, और यहाँ H2SO4 एक अम्ल हो गया। तो इसकी अपक्रिया से क्या बनेगा, जल बनेगा, और फिर क्या बनेगा बच्चों, लवण कौन सा यहाँ बन जाएगा, देखिए जिंक सल्फेट के रूप में आ जाएगा। जिंक पर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, और सल्फेट पर कितना, 2 निगेटिव चार्ज होता है। आप बच्चों अभी यहाँ से हम बता देंगे कैसे पता करेंगे कि इस पर कितना चार्ज होता है, लेकिन पहले यहाँ ये समझिए कि जब इनकी सहायता से हम ये लवण बनाएंगे तो बन जाएगा Zn, और क्या बन जाएगा। अब चार्ज देखिए बच्चों, अगर चार्ज की संख्या बराबर है, सीधा यहाँ जो लिखा गया है, चाहे परमाणु हो चाहे परमाणुओं का समूह हो, तो जितना है आप उतना लिख दीजिए। केवल जैसे Zn की संख्या 1 है, Zn 1 लिख दीजिए, और सल्फेट की संख्या 1 है तो 1 लिख दीजिए। क्योंकि बच्चों जब हम चार्ज का ट्रांसफ़र करेंगे, जब संख्या बराबर है, सरलतम अनुपात देंगे तो कितना हो जाएगा, हमेशा 1-1 हो जाएगा अगर बराबर की संख्या में। अभी देखिए जैसे हम यहाँ लिख भी देते हैं तो Zn 2 बन जाएगा और सल्फेट 2। अब सरलतम अनुपात देंगे, 2 1 2, 2 1 2, इनकी संख्या 1 हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा। तो यहाँ देखिए बच्चों लवण जो बनेगा हमारा जिंक सल्फेट बन गया। ये हमारा क्या हो गया, जिंक
सल्फेट। अब इसके बाद देखिए परमाणु को आप संतुलित कर लीजिए। हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, सल्फेट की संख्या 1, सल्फेट की संख्या 1 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या 1 हो गई और जडियन की संख्या 1 हो गई। हमारा समीकरण क्या है? संतुलित हो गया। तो इसलिए बच्चों जब भी जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करेगा, जिंक सल्फेट और जल का निर्माण करेगा। अगली अपक्रिया देखिए बच्चों, धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया, यानी कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करेगा तो कौन सा उत्पाद बनेगा। देखिए बच्चों, धातु कार्बोनेट का मतलब ये है कि जब कोई धातु कार्बोनेट आयन से संयोग करके कोई कंपाउंड बनाता है तो उसको हम धातु कार्बोनेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास बच्चों जिंक है और अब यहाँ कार्बोनेट आयन क्या होता है, CCO3 और इस पर होता है 2 निगेटिव चार्ज। जब आपस में संयोग करेंगे, अब देखिए बच्चों यहाँ चार्जों की संख्या बराबर है तो आप सीधा इनको और इनको लिख सकते हैं, ZnCO3। ये क्या हो गया? जिंक कार्बोनेट। चूँकि जिंक क्या है? धातु है, इसलिए ये क्या है? एक धात्विक कार्बोनेट है। तो इसका मतलब कि जब भी कोई धातु कार्बोनेट आयन से संयोग करके कंपाउंड बनाएगा बच्चों तो वही हमारा क्या होगा? धात्विक कार्बोनेट। अब बच्चों जब भी देखें धात्विक कार्बोनेट किसी अम्ल से अपक्रिया करेंगे तो हमेशा बच्चों लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। आप बच्चों हमेशा ये जानिए, जहाँ भी कार्बोनेट का कोई कंपाउंड होगा, कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर होगी। तो यानी कि कार्बोनेट वाला कंपाउंड हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पहला जो है धात्विक कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट तो Na2CO3। अब Na2CO3 हो गया। अब इसके बाद देखिए बच्चों हम अम्ल जोड़ रहे हैं इसके साथ H2SO4, यानी कि सोडियम कार्बोनेट में जब H2SO4 मिलाते हैं तो कहा गया है कि लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये तो बच्चों कन्फर्म है कि जल बनता है, H2O बन गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, ये हो गया। अब यहाँ से कन्फर्म कर लीजिए कौन सा लवण बनेगा। देखिए बच्चों कार्बोनेट से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो गया। एक ऑक्सीजन जो इसका बच रहा है H2 हाइड्रोजन से, यानी कि अपक्रिया करके बना लेगा H2O। तो बचा हमारा सोडियम और सल्फेट। तो यही सोडियम और सल्फेट बच्चों अपक्रिया करके लवण बनाएंगे। तो सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और सल्फेट पर कितना? 2 निगेटिव चार्ज होता है। तो ये आपस में अपक्रिया करके बच्चों बनाएंगे Na2SO4। तो हमारा यहाँ लवण बन जाएगा Na2SO4 बन जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों जब सोडियम कार्बोनेट H2SO4 से अपक्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो गए। अब बच्चों आप जो है परमाणुओं को संतुलित कर लीजिए। सोडियम की संख्या इधर कितनी है? 2, इधर भी 2 है। कार्बन की संख्या इधर 1 है तो इधर भी कार्बन की संख्या 1 है। इधर ऑक्सीजन की संख्या बच्चों देखिए 3 है तो इधर भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? ऑक्सीजन की संख्या बच्चों इधर देखिए 3 और 4, 4 3 7 है तो इधर भी 3 4 7 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गया। सल्फर की संख्या 1 है, सल्फर की संख्या बराबर हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हमारा समीकरण भी संतुलित हो गया। एक चीज़ बच्चों आप ये जान लीजिए कि जैसे हम किसी कंपाउंड की सहायता से कैसे समझें कि किस पर कितना चार्ज है। हमने बताया है कि जब चार्ज यानी कि आयन बच्चों हमने बच्चों बताया है कि जब आयन जुड़ते हैं तो आयनों के चार्ज ट्रांसफ़र करके परमाणुओं की संख्या को लिखा जाता है। तो इस देखिए बच्चों जब कंपाउंड के रूप में होगा तो ये कैसे हम समझेंगे चार्ज किस परमाणु पर कितना है। अब यहाँ से देखिए ये सोडियम और कार्बोनेट आयन से मिलकर बना
तो बच्चों लिखते समय हमने कहा कि चार्ज को ट्रांसफ़र करके लिखा जाता है, तो इसका मतलब सोडियम का चार्ज इस पर लिखा गया होगा और कार्बोनेट का चार्ज इस पर लिखा है। तो देखिए बच्चों, कार्बोनेट वाला चार्ज कितना हो गया 2, तो इसलिए कार्बोनेट पर आ जाएगा 2 निगेटिव चार्ज, और सोडियम की संख्या इस पर लिखी जाती है, तो इसलिए सोडियम पर हो गया 1 पॉजिटिव चार्ज। सोडियम पॉजिटिव के रूप में होता है इसलिए धन चार्ज लिखेंगे, कार्बोनेट पर क्या होता है निगेटिव होता है इसलिए इस पर निगेटिव लिखेंगे। और हमने बच्चों बताया है हमेशा जब भी कंपाउंड बनेंगे धनायन और ऋणायन की सहायता से बनते हैं। उसी तरह बच्चों दूसरा देखें, जिंक कार्बोनेट है। ये क्या है? जिंक कार्बोनेट, इसको बोलते हैं जिंक कार्बोनेट। अब इसके बाद देखिए, जब H2SO4 के साथ अब क्रिया करेगा तो वही तीनों प्रोडक्ट इसमें भी बनेंगे, तो जिंक कार्बोनेट और H2SO4। तो यहाँ देखिए पहली बात तो जल बन गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया, फिर इसके बाद बच्चों लवण कौन सा बनेगा? जिंक सल्फेट, क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और एक ऑक्सीजन जो है H2 यानी कि हाइड्रोजन से अपक्रिया करके बना लेगा क्या? जल बना लेगा, और फिर जिंक सल्फेट अपक्रिया करके जिंक पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और सल्फेट पर 2 निगेटिव चार्ज होता है, तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम जिंक सल्फेट। और देखेंगे अब परमाणु संतुलित है कि नहीं है। तो देखिए जिंक की संख्या 1 है, तो यहाँ भी 1 है, सल्फेट की संख्या 1 है, ठीक है। या ऐसे समझ जाइए कि सल्फ़र की संख्या यहाँ पहले देख लीजिए, सल्फ़र की संख्या 1 है, सल्फ़र की संख्या इधर भी 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 3 4 3 7 हो गया, 4 3 7 इधर भी हो गया। कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1 हो गई। हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, इधर भी 2 हो गई। तो समीकरण हमारा संतुलित हो गया। उसी तरह बच्चों अगर कैल्शियम कार्बोनेट की अपक्रिया देखिए, यहाँ अम्ल लिया जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो कैल्शियम, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए जब कैल्शियम कार्बोनेट HCl से अपक्रिया करेगा, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया करेगा, तो बच्चों बताया गया कि इस कंडीशन में जल बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर होती है, फिर आगे प्लस कौन सा लवण बनेगा? यहाँ से कैल्शियम और फिर Cl की अपक्रिया होगी, यानी कि कैल्शियम और Cl आपस में जुड़ेंगे, तो कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर 1 निगेटिव चार्ज होता है, तो क्या बन जाएगा? CaCl2। लवण हमारा क्या बन जाएगा? CaCl2 बन गया। अब देखिए CaCl2 बन गया। अब इसके बाद समीकरण को अगर संतुलित, यहाँ देखिए बच्चों जल बनता है H2O होगा, तो यहाँ देखिए कैल्शियम की संख्या 1, Cl की संख्या इधर 2 है, इधर 1 है, गुणा करके यहाँ 2 से बराबर कर लेंगे, 2 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या देखिए 2 हो गया। ऑक्सीजन की संख्या 3 है बच्चों, तो ऑक्सीजन की भी संख्या 3 हो गई। समीकरण हमारा क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो इस प्रकार बच्चों जब भी कोई धात्विक कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा तो हमेशा लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। ठीक है बच्चों, अगले हम रासायनिक अपक्रिया को अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।